नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगा BMW 5 सीरीज के बारे में जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो मैं इस चैनल पर BMW के DIYs, BMW के बिल्ड्स और उनके रिपेयर की वीडियो लाता रहता हूँ। BMW 5 सीरीज जो कि F10 जनरेशन है वो मैं 2016 से डेली ड्राइव कर रहा हूँ बहुत सालों से। तो इस टाइम के अंदर काफी सारी चीजें हैं जो मुझे नहीं पसंद इस गाड़ी के बारे में। 2024 के हिसाब से F10 का जो जनरेशन है वो 2010 में प्रोडक्शन में आया था, तो 14 साल से हम इस गाड़ी को देख रहे हैं। बट इसके अंदर माइनर फेसलिफ्ट आते रहे हैं 2013-14 में, और 17 तक ये जनरेशन आया था। अगर आपको इसके ऊपर कंप्लीट गाइड चाहिए या बायर्स गाइड चाहिए तो मैं यहाँ पर एक वीडियो लिंक कर दूंगा। उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है हाउ टू बाय अ BMW इन इंडिया, और क्या क्या चीजें इसके अंदर खराब हो सकती है 5 सीरीज के अंदर और क्या क्या दिक्कतें आपको आ सकती है, वो सारा मैंने डिटेल में बताया है। तो वीडियो पर वापस आते हैं। 5 ऐसी चीजें जो मुझे BMW 5 सीरीज के बारे में बिल्कुल नहीं पसंद। तो BMW के अंदर प्रोजेक्टर बहुत पहले से आते हैं, मतलब 1996 की गाड़ियों के अंदर भी आपको प्रोजेक्टर देखने को मिल जाएंगे, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स। F10 का जो फर्स्ट जनरेशन है या फिर फेसलिफ्ट भी है, इन दोनों के अंदर ही आपको काफी सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी 2010 के हिसाब से। उस टाइम के अंदर जो DRL देख रहे हो आप, ये एक LED के थ्रू चलती है, 2 LED होती है DRL की। तो जो DRL या डे टाइम रनिंग लाइट होती है, BMW का सिग्नेचर जो रिंग यहाँ पर आप देख रहे हो, ये LED से ही चलते हैं, और इस LED को कंट्रोल करता है इसका DRL मॉड्यूल। जैसे आपने कभी देखा होगा तो पहले CD से पहले एक कैसेट टाइप की आती थी, आपको गेम खेलना होता था तो आप ऐसे प्लग इन करते थे। कंट्रोल करता है DRL को और जितनी भी LED हैं आपकी हेडलाइट के अंदर। HID का जो बल्ब है उसको छोड़कर हर एक चीज इस DRL मॉड्यूल से कंट्रोल होती है। तो जैसे मैंने पहले बताया 14 साल से ये गाड़ी प्रोडक्शन में, तो 10-12 साल जो पुरानी गाड़ियां हैं, तो जो हेडलाइट की एडिसिव वो कमजोर हो रही है और उसकी वजह से हेडलाइट के अंदर पानी या मॉइस्चर आ रहा है। तो BMW की जो एंजल आइज है वो पूरा दिन चलती है। जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करोगे ये एंजल आइज ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे आप गाड़ी धोगे एक बार आपको हेडलाइट फॉगी दिख सकती है, उसके बाद इमीडिएटली हो सकता है वो क्लियर भी हो जाए। बट जो धीरे धीरे जो पानी या मॉइस्चर अंदर जा रहा है उसकी वजह से जो वायरिंग है अंदर की और जो हमारी DRL मॉड्यूल है यहाँ पर जो ये आप देख रहे हो, ये खराब हो जाता है। इन सम केसेस क्या होता है, जब ज्यादा दिनों तक इसके अंदर मॉइस्चर जाता है तो इसके अंदर एक हल्का सा शॉर्ट सर्किट हो जाता है ऐसा। उसकी वजह से जो अंदर की वायरिंग है जिसके ऊपर हमारा DRL चलता है, हमारे ब्लिंकर चलते हैं और ऊपर की LED चलती है, वो सारे के सारे इसी कंट्रोलर से या इसी मॉड्यूल से चलते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, ये जो लाइट है अपने आप ऑन नहीं होगी और DRL और इंडिकेटर नहीं चलेंगे। अंदर आपको डे टाइम रनिंग का एरर आएगा और इंडिकेटर का एरर आएगा। अंदर की वायरिंग खराब होने की वजह से अगर आप दूसरा DRL मॉड्यूल भी इसके अंदर लगाओगे तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि अंदर की वायरिंग ही खराब हो चुकी है। इस केस के अंदर आपको इस हेडलाइट को कम्प्लीटली चेंज करना पड़ेगा। अगर आपकी बाहर से लाइट बिल्कुल परफेक्ट है और उसके ऊपर कोई भी डैमेज नहीं है, फिर भी आपके जो DRL है वो नहीं चलेंगे, और लाइट को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए आपको दोबारा से एक नई हेडलाइट को इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मॉइस्चर की वजह से इसका जो वायरिंग है वो डैमेज हो जाती है, और आपने बहुत सारी गाड़ी ऐसी देखी होंगी जिनके DRL ऑन नहीं है। तो वो इसलिए ही होता है कि कोई डैमेज नहीं है गाड़ी पर, फिर भी DRL ऐसे ही खराब हो जाते हैं। तो ये DRL मॉड्यूल 7-8 हजार का मिल जाता है। बाई चांस आपकी वायरिंग ठीक है तो इसको रिप्लेस करके आप चला सकते हो, बट अगर मॉइस्चर जाता रहेगा तो इवेंचुअली आपकी हेडलाइट की वायरिंग खराब हो जाएगी। तो LCI वाली जो लाइट्स हैं उनके जो DRL मॉड्यूल हैं वो तो बहुत ही महंगे, 30-35-40 हजार तक के भी DRL मॉड्यूल आपको मिलेंगे, और उसकी अगर वायरिंग खराब होगी तो वो तो बहुत महंगी हेडलाइट आती है। इससे ये मान के चलो डबल कॉस्ट होगी, डबल से भी ट्रिपल कई बार। तो जो LCI के 2 प्रोजेक्टर वाली हेडलाइट है वो बहुत महंगी होती है। दूसरे इशू पर आ जाते हैं जो कि होगा स्टीयरिंग रैक। इस गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग रैक है, ऑयल नहीं होता उसके अंदर, तो आपको कभी भी ऑयल या सर्विस करने की जरूरत नहीं होती स्टीयरिंग रैक को। बट ये स्टीयरिंग रैक खराब कैसे होते हैं? इंडिया में जैसे आपको पता है बहुत ज्यादा पानी खड़ा होता है हर जगह पर। जब भी आप रेनी सीजन में गाड़ी को चलाओगे तो हल्का फुल्का पानी तो लगता ही है, और अगर थोड़ा बहुत स्टैंडिंग वाटर होगा तो सबसे लोएस्ट पॉइंट जो गाड़ी का है वो स्टीयरिंग रैक ही होता है। तो स्टीयरिंग रैक का जो बूट है वो अगर फटा होगा दोनों साइड से टायर और एंड का, तो स्टीयरिंग रैक के अंदर पानी बहुत इजीली चला जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो स्टीयरिंग रैक है वो एकदम से काम करना बंद कर देगा आपका, क्योंकि जो स्टीयरिंग रैक के अंदर पानी गया उसकी वजह से जो मोटर है और अंदर का मदरबोर्ड है वो टोटली खराब हो जाता है शॉर्ट सर्किट होके, और इसको आपको फिर रिप्लेस ही करना पड़ता है। बहुत केसेस के अंदर आप इसको रिपेयर नहीं कर सकते हो। A6 के जो स्टीयरिंग रैक है वो फिर भी रिपेयर हो जाते हैं, बट 5 सीरीज के इतनी जल्दी रिपेयर नहीं होते। तो अगर थोड़ा बहुत भी पानी है कहीं पर रेनी सीजन में आप इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप कभी भी स्टैंडिंग वाटर से गाड़ी को मत निकालो। ये मेरे साथ भी हुआ है काफी टाइम पहले, 2018 में मेरे साथ ही हुआ था। हल्का सा पडल
था मैं जहाँ पर था उस टाइम पर, तो मैंने गाड़ी को निकाला वहां से, तो उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ, बट इमीडिएटली आफ्टर अ मिनट और सो स्टीयरिंग का जो रैक था वो कम्प्लीटली डेड हो गया था और स्टीयरिंग बहुत ज्यादा टाइट हो गया था। क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग रैक है तो जो स्टीयरिंग है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। ऐसे केसेस में क्या करना है आपको, अगर आप कहीं बाहर हो फैमिली के साथ और ऐसा कुछ हो जाता है तो स्टीयरिंग की ये मोटर निकल जाती है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ये मोटर सेपरेट हो जाती है। तो ये मोटर बाहर निकालने के बाद यहाँ पर आपको एक बेल्ट दिखेगी, उस बेल्ट को आप रिमूव कर दो या कट कर दो मीनवाइल। उससे क्या होगा कि जो स्टीयरिंग है बहुत ज्यादा लाइट हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स नहीं रहेगा मोटर का, क्योंकि मोटर लॉक हो गई है। तो कम से कम आप गाड़ी को ड्राइव करके अपनी लोकेशन तक पहुंच सकते हो। ये मेरे साथ एग्जैक्ट चीज हुई थी तो मेरे को इसके बारे में पता है। बाद में इसका कंपनी से चेंज किया था उस टाइम पर, और स्टीयरिंग रैक कंपनी के अंदर अराउंड 8.5 लाख रुपए का है। आपके साथ भी अगर कैसा कुछ हो रहा है तो कंपनी के अंदर बहुत महंगा रिपेयर होता है। ये 2018 में 8.5 लाख का था, तो अभी ये मान के चलो 3-4 लाख का तो होगा ही। हो सकता है सस्ता भी हो क्योंकि गाड़ी पुरानी हो रही है, 4-5 लाख का या इतना भी हो सकता है। और सेकंड हैंड स्टीयरिंग रैक लेने जाओगे तो 1 से 1.5 लाख के बीच में मिलेंगे, बट वो भी यूज्ड रैक होते हैं। कई बार क्या होता है रिपेयर्ड रैक होते हैं। स्टीयरिंग रैक का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, आपकी गाड़ी अगर ठीक है तो स्टीयरिंग रैक के जो टायर और एंड के बूट होते हैं स्पेशली वहां से पानी जाता है। तो अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो मेक श्योर कि वो चेंज कर दो आप, ताकि अंदर मिट्टी और पानी ना जाए और स्टीयरिंग रैक आपका बचा रहे। स्टीयरिंग रैक जैसे मैंने बताया सबसे लोवेस्ट पॉइंट है गाड़ी का, उसी लोवेस्ट पॉइंट पर हमारी एक और चीज लगी हुई है जिसे बोलते हैं स्टार्टर मोटर या इग्निशन। स्टार्टर मोटर जो गाड़ी का होता है वो जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं वो घूमकर हमारे इंजन को स्टार्ट करता है। तो ये भी लोवेस्ट पॉइंट है और ये भी इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होता है। तो जब पानी जाएगा तो इसके अंदर भी पानी जा सकता है। छोटा सा भी पडल होगा तो सबसे पहले जो डूबने वाली चीज है वो स्टार्टर और स्टीयरिंग ही होता है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपकी अगर गाड़ी के अंदर इग्निशन फॉल्ट लिखा आ रहा है और डू नॉट स्टॉप द व्हीकल ऐसा आ रहा है, दैट मीन्स कि जो आपका स्टार्टर मोटर है वो खराब हो गया है। अगर आप पानी से अभी कहीं निकले हो तो समझ सकते हो कि स्टार्टर के अंदर पानी चला गया है, बट एज के साथ भी स्टार्टर खराब हो सकता है। पानी जाने की वजह से दोनों चीजें सबसे ज्यादा खराब होती हैं क्योंकि लोएस्ट पॉइंट होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ये एक और चीज मुझे इसका ड्रॉबैक लगता है 5 सीरीज का, अगर ऑयल वाला स्टीयरिंग रैक होता तो इतनी दिक्कत नहीं आती। इंटीरियर पर आ जाते हैं। अब इंटीरियर के अंदर क्या है, अगर आपने कोई भी BMW देखी है इस जनरेशन की या इससे पहले भी, तो आपने देखा होगा कि जो डोर हैंडल है वो बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाते हैं। मतलब अगर आप उसको पकड़ोगे तो उसका मटेरियल जो रबराइज्ड मटेरियल वो आपके हाथ पे भी लग रहा है और वो बहुत ज्यादा मैसी हो जाता है। फिर काफी लोग क्या करते हैं टिश्यू पेपर चिपका देते हैं या फिर उसको इग्नोर करते हैं, नीचे से पकड़ के बंद करते हैं डोर को। तो पहले ये जो डोर हैंडल रिप्लेसमेंट वो मिलते नहीं थे इतनी इजीली। आजकल हर एक गाड़ी के डोर हैंडल जो है रिप्लेसमेंट मिल जाते हैं, बट ये एक डिजाइन फ्लॉ भी कह सकता हूँ मैं, क्योंकि एक और चीज मैं कह सकता हूँ जो मुझे BMW की नहीं पसंद, इन डोर हैंडल्स पर एक रबराइज्ड कोटिंग होती है जो स्टार्टिंग में तो बहुत प्रीमियम फील करती है जब आप गाड़ी को बंद करते हो खोलते हो, बट विद टाइम क्या होता है जो रबराइज्ड कोटिंग है विद हीट साइकिल्स वो मेल्ट होने स्टार्ट हो जाती है और वो डिग्रेड इतना हो जाती है कि कई बार आप बंद करोगे गेट तो आपके सारे हाथ पर वो जो कोटिंग है वो आ जाएगी और बहुत ज्यादा स्टिकीनेस हो जाएगा। कपड़े भी खराब हो सकते हैं इससे आपके, अगर आपने वो वाइप डाउन कर दिया अपनी शर्ट पे या कहीं पे, और वो जल्दी से उतरता नहीं है। इतनी महंगी गाड़ी होने के बावजूद भी कुछ गाड़ियों के अंदर ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं है। आप सिर्फ ब्लूटूथ से फोन पर बात कर सकते हो। मतलब जिसने गाड़ी नहीं ली उस टाइम उसको वो ऑप्शन चूज करना पड़ता है एंटरटेनमेंट पैकेज का जिसके अंदर ब्लूटूथ ऑडियो हो, नहीं तो हर एक गाड़ी के अंदर स्टैंडर्ड कोई भी ब्लूटूथ नहीं आता था। सिंपल फोन कॉल के लिए ब्लूटूथ आता था, ब्लूटूथ ऑडियो अवेलेबल नहीं था स्टैंडर्ड। इंटीरियर के अंदर जो इसका लेदर है वो भी वैसे तो बहुत अच्छा है, बट विद टाइम क्या बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। तो वो भी एक चीज इस गाड़ी की मुझे नहीं पसंद। इंटीरियर कवर कर लिया, अब इसके बाद चलते हैं इंजन पर। तो इंजन के अंदर मुझे जो प्लास्टिक पार्ट है वो बहुत ज्यादा खराब दिख रहे हैं इस गाड़ी के। क्या है कि विद टाइम जो प्लास्टिक है वो खराब होता ही है, हमको सबको पता है। तो पहले क्या करते थे BMW जो मैनिफोल्ड है, वेल्व कवर है, ये सारे मेटल के होते थे या एल्यूमिनियम के होते थे। तो उससे क्या है कि कभी टूटने का खतरा नहीं रहता था। इवन की जो बूस्ट पाइप होती थी पहले E39 के अंदर, जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, बूस्ट पाइप भी मेटल की होती थी, कोई प्लास्टिक की नहीं होती थी। और अब के जो इंजन आ रहे हैं F10 के अंदर जो इंजन है उसमें हर एक चीज में प्लास्टिक है। वेल्व कवर प्लास्टिक का है, इनटेक मैनिफोल्ड प्लास्टिक का है, टर्बो का जो बूस्ट पाइप है वो प्लास्टिक का है, हमारे जितने भी कूलेंट के एल्बोज हैं, पाइप्स हैं, वो सारे प्लास्टिक के हैं। और विद टाइम क्या हो रहा है, प्लास्टिक डिग्रेड हो रहा है ऑब्वियसली, और धीरे धीरे जो प्लास्टिक का सामान है वो सारा हमको रिप्लेस करना पड़ेगा इवेंचुअली। और जो कूलेंट की स्पेशली जो कैप है वो खराब हो रही है। कूलेंट का एक्सपेंशन टैंक भी प्लास्टिक का है और इसकी कैप भी प्लास्टिक की है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या हो रहा है, जो कैप है वो डिग्रेड हो रही है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। जो ये प्लास्टिक का पार्ट है ये कूलेंट के टैंक के अंदर गिर जाता है और अगर ये हमारे ब्लॉक तक पहुंच गया तो बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है इंजन पर। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगता है। अगर आपकी गाड़ी में कूलेंट कम हो रहा है और कहीं से भी लीक नहीं है तो मेक श्योर कि ये जो कूलेंट की जो कैप है उसको आप चेक करो। कई बार क्या होता है कि कहीं पे भी लीक नहीं होती, तो इसकी वजह से जो कूलेंट है वो कैप के थ्रू ही बाहर आता है धीरे धीरे जब गाड़ी बहुत ज्यादा गर्म होती है। कई बार क्या होता है सिर्फ कैप चेंज करनी पड़ती है आपको, बट ये भी एक एडिशनल कॉस्ट आती है प्लास्टिक में। तो ओवरऑल जो
प्लास्टिक के पार्ट्स है इंजन के अंदर वो बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं होते। जैसे पहले बताया BMW पहले एल्यूमिनियम मेटल के पार्ट्स यूज करती थी, बट अब सारा का सारा प्लास्टिक हो गया है, तो वो भी एक मुझे चीज BMW में आजकल नहीं पसंद। BMW के अंदर काफी सारे इंजन ऑप्शंस थे, बट इंडिया के अंदर क्या है, ज्यादातर डीजल ऑप्शंस है। डीजल के अंदर भी आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, N47 एंड N57, जो कि 4 सिलेंडर एंड 6 सिलेंडर है। 6 सिलेंडर तो बहुत अमेजिंग इंजन है इस गाड़ी का, और वो बहुत गाड़ियों के अंदर है, और अभी भी वो उसका जो वर्जन वो अभी आजकल की गाड़ियों में भी आप देख रहे हो, वो आता है 3 लीटर जो इनलाइन 6 सिलेंडर है। आजकल ड्यूल टर्बो आ गया, पहले सिंगल टर्बो होता था, बट उसी के अंदर इन्होंने एक और इंजन इंट्रोड्यूस किया था जो कि N47 है, 4 सिलेंडर, जो कि बहुत ही बकवास इंजन है। N47 के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है टाइमिंग चेन की, बहुत ही स्लगिश ड्राइव है इस गाड़ी का, और बहुत ज्यादा नॉइजी इंजन होता है। अगर आप किसी N47 के साइड में खड़े हो गए तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई ट्रैक्टर जैसी आवाज आपको देखने को मिलेगी, बट N47 के और N57 के अंदर कंपेयर करें तो N57 ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। 6 सिलेंडर है तो स्मूथ तो होगा ही, बट N47 से कंपेयर करें तो डे एंड नाइट का डिफरेंस है। बट हमारे इंडिया के अंदर N57 इतना ज्यादा नहीं है, N47 बहुत ज्यादा है। 520 के अंदर आपको N47 देखने को मिलेगा, और 530 या 525 के अंदर N57 देखने को मिलेगा। 2014 के बाद 525 इतने गाड़ी नहीं देखने को मिली थी, ज्यादातर 520 और 530 ही वेरिएंट थे। तो N47 भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाला इंजन है। मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया वो क्यों इतना खराब है और उसमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है। लास्ट में 1-2 चीज बता देता हूँ जो मेरे को थोड़ी इस गाड़ी के अंदर अलग लगी थी और नॉर्मल गाड़ी से। जैसे आप गाड़ी को कभी भी रिवर्स करते हो तो जो हमारा साइड मिरर होता है लेफ्ट साइड का, अगर आप उसको टॉगल करते हो दूसरी साइड पर, तो जैसे ही आप रिवर्स गियर लगाओगे वो अपने आप जो शीशा है वो नीचे हो जाएगा, ताकि आप अच्छे से पैरेलल पार्क कर सको या अच्छे से पार्किंग कर सको। जैसे आप डी में लगाओगे वापस वो शीशा ऊपर हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर लगता है मेरे को 2010 के हिसाब से। एक और अलग चीज बता देता हूँ, जैसे हम किसी भी गाड़ी के अंदर वॉल्यूम करते हैं तो हमको दिखता है कि वो कितनी वॉल्यूम पे है, 15, 20, 25, 40 जिसका मैक्स हो, बट BMW के अंदर आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। आप इसको कितना भी क्रैंक कर सकते हो वॉल्यूम को ऊपर नीचे, आपको कहीं पर दिखेगा नहीं कि वॉल्यूम कितनी है, 15, 20 कितनी भी नहीं दिखेगी आपको। BMW इतने कॉन्फिडेंट थे अपने म्यूजिक सिस्टम पर, जो कि बहुत ही अच्छा है आई मस्ट से। तो जैसा आपका मन करेगा, आपको थोड़ी ज्यादा सुननी है कम सुननी है, आप उसी हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, बट इस पे कोई स्पेसिफिक आपको दिखेगा नहीं कि कितनी वॉल्यूम है। BMW का कहने का ये मतलब था कि आप इसको पूरी क्रैंक भी करोगे वॉल्यूम को तो आपको ये फील नहीं होगा कि जो ऑडियो है वो खराब आ रही है या उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। हमारे फाइनली 11,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। थैंक यू सबका जो इतने टाइम से मुझे देख रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम करना चाहूंगा। आप प्लीज पुरानी वीडियोस जाके देखिए, मैंने बहुत सारी अच्छी वीडियोस बनाई हुई हैं पहले। BMW 1996 की रेस्टोरेशन वीडियोस और भी बहुत सारी वीडियोस है जो आई थिंक आपको उनको देखने से कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है, ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।